अब अफगानिस्तान में खुदेगी तालिबान की कब्र। तालिबान के लिए भारत ने बनाया खतरनाक प्लान। तालिबान विरोधी गुटों को एक करने आया सुपरमैन। मोदी का सुपरमैन तालिबान के लिए बनेगा काल। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान का राज वापस आते ही 20 साल पुराने हालात फिर से दिखने लगे हैं। 20 साल पहले जब अमेरिका ने अफगानिस्तान की जमीन पर पैर नहीं रखा था, तब अफगानिस्तान किसी नर्क से कम नहीं था। ना तो वहां पर आम आदमी को कोई अधिकार था और ना ही महिलाओं को खुलेआम घूमने की आजादी। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वहां तालिबान का कब्जा हो गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में फिर से वही मनहूसियत का दौर शुरू हो गया। अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा जमाया था। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान की नियति में लिखा है कि जब जब इस देश की सत्ता यहां के लोगों के हाथों में होगी, वो सत्ता कभी स्थिर नहीं होगी और उसको चुनौती देने के लिए कोई ना कोई सिर जरूर उठाएगा। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन पर ही तालिबान की कब्र खोदने के लिए एक सुपरमैन आ गया है, जिसका सीधा कनेक्शन है भारत से। यह सुपरमैन अब तालिबान के विरोध में उठ खड़े होने वाले संगठनों की अगुवाई करने के लिए तैयार है। यह एक ऐसा सुपरमैन है जिसे अफगानिस्तान की मिट्टी ने ही सुपरमैन बनाया। दोस्तों, अभी तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाए चंद ही महीने हुए हैं, लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। तालिबान को चुनौती देने के लिए आईएस जैसा खूंखार आतंकी संगठन पहले ही अपने पैर जमाने शुरू कर चुका है, जो अपने खतरनाक इरादों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। दोस्तों, यह आईएस ऐसा आतंकी संगठन है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन यह एक घोस्ट संगठन है जो कभी मरता नहीं है और मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। ठीक उसी तालिबान की सत्ता को चुनौती देने के लिए यह सुपरमैन भी अब उन संगठनों को एकजुट करने में लग गया जो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी सुपरमैन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका सीधा कनेक्शन भारत से है। यानी यह तो तय हो गया कि तालिबान को अफगानिस्तान से बेदखल करने का रास्ता भारत से ही निकलेगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अफगानिस्तान की गरीब जनता के लिए पीएम मोदी एक मसीहा बनकर सामने आए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को इस बात का पता चल पाएगा कि कैसे पीएम मोदी की एक काम से अफगानिस्तान की जनता मोदी की मुरीद हो गई। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इस सुपरमैन के बारे में बताता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती देने आया सुपरमैन। अब्दुल रसूल सैयफ देगा तालिबान को चुनौती। तालिबान विरोधी ताकतों को करेंगे एकजुट। तालिबान के खिलाफ खड़ा होगा नया मोर्चा। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां लगातार माहौल खराब होता जा रहा है। वैसे भी अफगानिस्तान की नियति ऐसी बन चुकी है कि वहां की सत्ता पर राज करना आसान नहीं है। अब तालिबान के हाथ में सत्ता है तो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद बाकी संगठन उसके खिलाफ सर उठा रहे हैं। दरअसल तालिबान कबीलों का देश है। यहां हर प्रांत में कई कबीले मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर को तालिबान फूटी आंख नहीं भाता। यही वजह है कि ये लोग तालिबान की सत्ता को चुनौती देने के लिए सर उठा रहे हैं और इसके लिए उन्हें एक लीडर की तलाश है जो इन सबको एकजुट करके तालिबान को चुनौती दे सके। तो अब लगता है कि इन संगठनों की यह तलाश भारत ने खत्म कर दी है। दरअसल 70 के दशक में अफगानिस्तान में एक चेहरा सबका चहेता बना हुआ था। इस शख्स की गिनती एक इस्लामी विद्वान के रूप में होती थी और पश्तून होने की वजह से यह अफगानिस्तान में काफी जाना माना नाम है। और अब यही अब्दुल रसूल सैयफ अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि सैयफ अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी ताकतों को एक साथ एक मंच पर ला सकते हैं। सैयफ का सीधा कनेक्शन भारत से है, क्योंकि ये इस वक्त
भारत में ही रह रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के पतन और तालिबानियों के काबुल पर कब्जा जमाने के बाद सैयफ भारत आ गए थे और तब से वो भारत में ही रह रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती देने के लिए संगठन तो बहुत हैं, लेकिन आपसी तालमेल ना बन पाने की वजह से ये सभी तालिबान से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर रहे अहमद शाह मसूद के बेटे और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा के संस्थापक अहमद मसूद भी इन संगठनों को साथ लाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, जिसके बाद सैयफ का नाम सामने आया। इसके पीछे की पहली बड़ी वजह है कि सैयफ की गिनती तालिबान के सबसे बड़े आलोचकों में होती है। दूसरी ओर मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर होने की वजह से सैयफ का नाम काफी अदब से लिया जाता है। तालिबान के खिलाफ सैयफ को खड़ा करने की चर्चा तो हर तरफ चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि सैयफ तालिबान विरोधी ताकतों को एक साथ लाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है या नहीं। इसको लेकर सैयफ की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, इसीलिए इसको लेकर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सैयफ का नाम ही क्यों सबकी जुबान पर चल रहा है। वैसे तो तालिबान में ऐसे कई नेता हैं जो तालिबान के खिलाफ संगठन को एकजुट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की बड़ी वजह है सैयफ का बीता हुआ कल। दरअसल सैयफ का दोस्ताना अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन से था। इसके अलावा 1990 में काबुल पर नियंत्रण करने वाले आतंकवादियों से भी सैयफ के अच्छे संबंध थे। इतना ही नहीं, साल 2019 में अफगानिस्तान की राजनीति में सैयफ ने एक अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सैयफ को तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिए 4 दिवसीय लोया जिरगा और ग्रैंड काउंसिलिंग की अध्यक्षता करने के लिए चुना था। सैयफ का नाम फिलहाल अफगानिस्तान में एक बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है और शायद यही वजह है कि उनका नाम अफगानिस्तान के तमाम संगठनों को एकजुट करने के लिए चुना जा रहा है। हालांकि अभी तय नहीं है कि सैयफ इस काम के लिए राजी होंगे या नहीं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद वहां की जनता की हालत सबसे खराब है। आलम यह है कि वहां की जनता को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा मददगार भारत बना है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की जनता का पेट भरने का बीड़ा उठाया है। दाने दाने को मोहताज हुआ अफगानिस्तान। 2 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार। पीएम मोदी ने बढ़ाया मदद का हाथ। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां की जनता की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में भूखमरी झेल रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में पहले से ही सूखे और थमी हुई अर्थव्यवस्था ने यहां लोगों को परेशान कर रखा है और अब यह रिपोर्ट अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया कि सूखे और खराब अर्थव्यवस्था की मार अफगानी परिवारों पर बुरी तरह से पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि अफगानिस्तान में लोग भूखमरी के कगार पर हैं, लेकिन तालिबान सरकार के पास अकाल और भूखमरी से देश को उबारने की कोई ठोस योजना नहीं है। पिछले महीने ही तालिबान सरकार ने भूखमरी से निपटने के लिए नई योजना शुरू की। इसके तहत देश में कामगारों को मेहनताने के रूप में पैसे नहीं बल्कि गेहूं दिया जा रहा है। काबुल में मजदूरों को नहरें खोदने और बर्फ के लिए खंदकें बनाने जैसे काम दिए जा रहे हैं। इस योजना का मकसद उन लोगों को काम देना था जिनके पास फिलहाल कोई काम नहीं था। हालांकि ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जनता को भूखे पेट मरने के लिए छोड़ दिया, तब पीएम मोदी ने अफगानियों का पेट भरने का बीड़ा उठाया है। भारत ने पिछले महीने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने की घोषणा की थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के रास्तों के जरिए गेहूं भेजने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। हालांकि अब इमरान खान की सरकार ने भारत के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते गेहूं भेजने का फैसला स्वीकार कर लिया है। अब जल्द ही पाकिस्तान के रास्ते यह अनाज अफगानियों तक पहुंच जाएगा।
फिलहाल अफगान लोगों की पेट की भूख दूर करने के लिए तालिबान सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। तालिबान फिलहाल दूसरे देशों की तरफ मुंह खोले मदद की आस से देख रहा है। तालिबान राज में आलम यह है कि अफगानिस्तान की बैंकिंग व्यवस्था भी ठप होने के कगार पर है। गरीबी और भूखमरी के अलावा अफगानिस्तान पर एक और संकट गहराता जा रहा है, वो है बिजली संकट। बिजली सप्लाई के बदले पड़ोसी देशों को भुगतान नहीं देने की वजह से बिजली आपूर्ति भी यहां बाधित हो रही है। उधर संयुक्त राष्ट्र पहले ही चिता चुका है कि देश में सर्दियां बेहद खतरनाक साबित होंगी। अफगानिस्तान के हालात खराब हैं, लेकिन उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो हालात पाकिस्तान में दिख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की आशंका। बाजवा और इमरान खान में बड़ी तल्खी। इमरान के टीएलपी पर कार्रवाई के आदेश को सेना ने नकारा। दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां फिर से तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इमरान सरकार और सेना के बीच एक बड़ी तनातनी चल रही है और इसकी वजह बनी है टीएलपी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के 3 शहरों में प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने इसी साल अप्रैल और अक्टूबर में जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद इमरान सरकार ने सेना को इस संगठन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन बाजवा की सेना ने संगठन पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। सेना के इस जवाब के बाद इमरान के पास अब संगठन से हाथ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था और शायद इसीलिए इमरान ने अंदर खाने में इस संगठन के साथ एक समझौता कर लिया। हालांकि इसे इमरान सरकार ने काफी गुप्त रखा, लेकिन अब खबर आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार इस समझौते को सार्वजनिक कर देगी। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से सेना ने इमरान का आदेश मानने से इनकार कर दिया, उससे यह साफ है कि इमरान और बाजवा की सेना के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा। दरअसल टीएलपी सरकार के लिए एक मुसीबत बन गई है। यह संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा था और प्रदर्शन भी इतना उग्र था कि इमरान सरकार के संभाले से संभल नहीं रहा था। जब इमरान खान को लगा कि बात ज्यादा बिगड़ सकती है, तो इमरान खान ने इस संगठन की सारी बातें मान ली। हद तो तब हो गई जब इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद खान ने इस संगठन को एक उग्रवादी संगठन तक कह दिया था। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि टीएलपी का भारत के साथ संबंध है। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार ने इसी टीएलपी के साथ समझौता कर सभी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया था। फिलहाल इस संगठन की बवाल की वजह से इतना तो तय हो गया कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।